ये कहानी एक केनिची नाम के लड़के की है जो कि वीक होने के कारण स्कूल में हमेशा बुली हुआ करता था। मगर एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है जो उसे फर्श से उठाकर स्टार बना देती है। मतलब उससे मिलने के बाद वो जूडो सीखने के लिए जाता है, जहां उसे एहसास होता है कि वो एक लड़की के चक्कर में मौत के मुंह में आ चुका है। अब उसे ऐसा क्यों लगता है और उसने ऐसा क्या देखा है, ये तो कहानी में ही पता चलेगा। ओके, तो कहानी को शुरुआत करते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो कहानी की शुरुआत केनिची को दिखाते हुए होती है जो स्कूल जाने में लेट हो रहा था। इसी कारण वो जल्दी जल्दी भाग कर जा रहा होता है। तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है और जैसे ही केनिची को उस लड़की का हाथ लगता है वो वैसे ही दूर जाकर गिरता है। ये देखकर वो लड़की उससे माफी मांगते हुए बताती है उसने ऐसा जानबूझ के नहीं किया, बल्कि उसका हाथ तो अपने आप ही मूव कर गया। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक प्रोफेशनल फाइटर है। फिर वो दोनों जल्दी से स्कूल जाने लगते हैं। तभी बीच में एक ब्रिज आता है जिसके नीचे पानी होता है और वो लड़की तो इजीली एक छलांग में ही उस ब्रिज को पार कर लेती है। मगर केनिची बेचारा उस रिवर में ही गिर जाता है। तब वो लड़की उसकी मदद करती है और उसे बचाकर बाहर लाती है। अब हम उस लड़की को क्लास में देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि वो एक न्यू स्टूडेंट है जिसका नाम म्यू है। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है केनिची लेट आने की वजह से बाहर खड़ा है, इसका मतलब मुझे भी बाहर खड़ा होना चाहिए क्योंकि मैं भी तो लेट आई हूँ। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड होते हैं, मगर म्यू बाहर जाकर केनिची के बगल में खड़ी हो जाती है। फिर वो केनिची से माफी मांगती है कि वो सिर्फ उसकी वजह से ही आज लेट हुआ है। फिर वो केनिची से पूछती है क्या वो उसका दोस्त बनेगा। ये सुनकर केनिची खुश होते हुए हाँ में जवाब देता है। अब हम केनिची को कराटे क्लास जाते हुए देखते हैं। तभी उसका सामना एक अजीब से सांप के मुंह जैसे दिखने वाले बच्चे से होता है जिसका नाम हारू है। वो केनिची को परेशान करने लगता है और उससे म्यू के बारे में पूछने लगता है, मगर जब केनिची उसके बातों का जवाब नहीं देता तब वो बंदा केनिची को कुत्ते की तरह मारने लगता है। और जब केनिची मार खाने के बाद कराटे क्लास पहुंचता है तब उसकी किस्मत उसका वहाँ पर भी साथ नहीं देती और वो वहाँ पर भी कुत्ते की तरह पिट जाता है। उसे मार खाते हुए देखकर उसके साथी उसका काफी मजाक उड़ाते हैं और सबके जाने के बाद सिर्फ केनिची और उसका दुख दर्द बच जाता है। उसका दुख तो और बढ़ जाता है जब उसे सबके हिस्से का साफ सफाई करना पड़ता है, लेकिन केनिची उस काम को करने के बाद वो पंचिंग बैग पर प्रैक्टिस करने लगता है। तभी उसी कराटे क्लब का एक बच्चा आकर केनिची को बुली करते हुए कहता है तू इस क्लब में रहने के लायक नहीं है, तेरे सामने अगर मैं एक चींटी को खड़ा कर दूं तब भी वो तुझसे जीत जाएगा। अभी तुझे एहसास नहीं है कि तू कितना कमजोर है। ये सुनकर केनिची कहता है अगर मैं स्ट्रॉन्ग बन गया तो तब तो मुझे इस क्लब को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब होना क्या था, ये सुनकर वो बुली स्टूडेंट हंसने लगता है। फिर वो केनिची का गर्दन पकड़कर उसे 1 हफ्ते का टाइम देता है और उससे कहता है 1 हफ्ते बाद तेरा मैच होगा और अगर तू जीत जाता है तो तू इस क्लब में रह सकता है और अगर तू हार गया तो तुझे इस क्लब को छोड़ना पड़ेगा और अगर मैं हार गया तो मैं इस क्लब को छोड़ दूंगा। और ये सीन नहीं कट होता है। अब हम केनिची को घर जाते हुए देखते हैं, जहाँ वो मोटिवेशन बुक पढ़ते हुए जा रहा था और अपने ख्यालों में डूबा हुआ था कि वो एक दिन कैसे एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनेगा। तभी वो अपने ख्यालों से बाहर निकलता है और वो देखता है कि म्यू को कुछ गुंडे परेशान कर रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ एक ओल्ड मैन को भी परेशान कर रहे थे। ये देखकर केनिची वहाँ से भाग जाता है, मगर कुछ दूर जाने के बाद उसे खुद पर शर्म आने लगती है। इस कारण वो वापस से पीछे लौट कर आता है और उस गुंडे को एक के बाद एक अंधाधुंध पंच मारने लगता है, ये सोचकर कि कोई ना कोई पंच तो उसे लग ही जाएगा। मगर पंच लगने पर उस गुंडे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मगर उसे गुस्सा जरूर आता है। फिर वो केनिची को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उससे पहले ही म्यू सबको एक एक करके कुत्ते की तरह मारने लगती है। उसका ये रूप देखकर वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। तब म्यू केनिची को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है और उसे बहादुर बोलने लगती है और फिर वो उसे बताती है कि कैसे वो इस स्कूल में उसका पहला दोस्त है और वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे भी आया। तब केनिची उसे अपने कराटे क्लब के बारे में बताता है कि कैसे उसे वहाँ पर बुली किया जाता है और उसे वहाँ पर जाना भी अच्छा नहीं लगता। तब म्यू कहती है कराटे को इस दुनिया में लाया गया था ताकि लोग कमजोरों की हेल्प कर सके, लेकिन ये लोग तो कराटे की हेल्प से कमजोर लोगों को बुली कर रहे हैं, ये सभी तो इसका मिसयूज कर रहे हैं। फिर वो केनिची को एक अच्छे जगह के बारे में बताती है जहाँ कराटे अच्छे से सिखाया जाता है और फिर केनिची उसके द्वारा दिए हुए मैप का यूज करके एक सुनसान से बिल्डिंग के पास पहुँचता है। फिर केनिची उस बिल्डिंग में जाने के लिए उसके दरवाजे को ओपन करने का ट्राई करता है, मगर वो उसे खोल नहीं पाता। तभी वहाँ पर एक बुढ़ा आता है जो सिर्फ एक ही उंगली की हेल्प से उस दरवाजे को
खोल देता है। ये देखकर केनिची तो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और वहाँ से डर कर भागने लगता है। तब वो ओल्ड मैन केनिची को रोक लेता है। फिर वो उनसे पूछता है क्या आप मार्शल आर्ट्स के मास्टर है, जिस पर उस ओल्ड मैन को लगता है केनिची तो उसकी बेइज्जती कर रहा है। तब वो अपनी तारीफ करते हुए बताते हैं कि वो आज तक एक भी फाइटिंग मैच नहीं हारे हैं। ये सुनकर केनिची शॉक्ड होते हुए बताता है उसे यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखने के लिए म्यू ने भेजा है। ये सुनकर वो ओल्ड मैन उसे अंदर लेकर जाने लगते हैं और अंदर जाकर केनिची एक होपाचाई नाम के बंदे को देखता है जो कि बॉक्सिंग की प्रैक्टिस काफी शिद्दत से कर रहा होता है। और होपा की नजर जैसे ही केनिची पर पड़ती है तब वो और ज्यादा एक्साइटेड होकर अपनी स्किल दिखाते हुए दीवार पर पंच पे पंच मारने लगता है। ये देखकर केनिची कुछ दूर आगे बढ़ता है जहाँ उसे एक रूम में लड़की दिखाई देती है जिसका नाम शिगुरे है। पहली नजर में तो वो लड़की केनिची को किसी एंजल से कम नहीं लगी थी, मगर उसके अगले पल जब वो देखता है वो देखकर तो केनिची शॉक्ड हो जाता है। वो देखता है कि शिगुरे एक स्वॉर्ड निकालकर सिर्फ एक ही बार में आसपास रखे हुए सभी स्वॉर्ड्स को काट देती है। फिर वो कहती है मुझे पता है तुम यहीं पर छुपे हुए हो, इसलिए चुपचाप से बाहर निकलो। ये सुनकर केनिची काफी डर जाता है और उसे लगता है कि शिगुरे उसकी बातें कर रही है। तभी फर्श के नीचे से एक आदमी निकलता है जिसके हाथ में कैमरा होता है। ये देखकर शिगुरे समझ जाती है ये उसकी गलत फोटोस ले रहा होता है। ये देखकर वो उस पर हमला कर देती है। तब एक निंजा शुरिकेन केनिची को लगने ही वाला था। तभी वहाँ ओल्ड मैन आकर उस शुरिकेन को अपने 2 उंगलियों से पकड़ लेते हैं और वो केनिची से कहते हैं कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है। ये सुनकर वो आगे बढ़ जाता है। फिर वो ओल्ड मैन के एक बंदे से मिलता है जिसके अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा बाहर आ रही थी। उसका नाम सकाकी था। वो ओल्ड मैन केनिची को उसका स्टूडेंट बनाने को कहता है, मगर सकाकी साफ साफ मना करते हुए कहता है कि मुझे किसी भी चेले की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे किसी को ट्रेनिंग देना है। और वो अपना स्ट्रॉन्ग पंच उसे दिखाते हुए कहता है ओए बच्चे, अगर तू मेरा एक भी पंच खा लिया तो अभी के अभी तू मर जाएगा। क्या तुझे इतनी छोटी उम्र में मरने का शौक है? ये सुनकर केनिची डर जाता है और वो मन ही मन सोचता है कि मेरा इतनी जल्दी मरने का इरादा नहीं है। इसलिए वो इस जूडो क्लास को ज्वाइन ना करने का इरादा बनाता है और वहाँ से चुपचाप जाने लगता है। तभी वो एक विशाल से डरावने आदमी को देखता है जिसे देखते ही वो बेहोश हो जाता है। उसे देखकर सकाकी बोलता है ये क्या ट्रेनिंग करेगा, ये तो अभी ही बेहोश हो गया। तब दूसरा आदमी बोलता है मगर जो भी कहो ये बच्चा है तो एनर्जेटिक। इधर केनिची को बार बार म्यू की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसकी नींद खुलती है और वो म्यू को अपने आंखों के सामने देखता है। ये देखकर वो डरते हुए कहता है ये काफी डरावनी जगह है, भागो यहाँ से। तब म्यू उसे बताती है ये उसका घर है और ये ओल्ड मैन उसके ग्रैंडफादर है। ये सुनकर तो केनिची और ज्यादा शॉक्ड होता है। उसे ये बात समझ आ जाती है कि उसकी मौत करीब है। उन सभी को देखकर तो केनिची की हालत खराब होने लगती है, मगर वो म्यू को देखकर हल्का अच्छा फील करता है। फिर म्यू के ग्रैंडफादर केनिची को बाकी सभी मेंबर से एक एक करके मिलवाते हैं, जिसमें कराटे का मास्टर सकाकी होता है, थाई बॉक्सर होपचाई होता है और चाइनीज आर्ट्स में महारत किया था केंसे ने, वॉरियर जो कि आकिसामे था और स्वॉर्ड स्पेशलिस्ट शिगुरु। उन सब का इंट्रोडक्शन पाकर तो केनिची की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है। उसके बाद म्यू भी वहाँ से उसका साथ छोड़कर चली जाती है, ये कहते हुए कि मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अब बेचारा केनिची उन लोगों के साथ अकेले बच जाता है। वो तो डरे जा रहा था। इधर ग्रैंडफादर कह रहे थे आखिर म्यू से यहाँ पर क्यों लेकर आई है और वो क्या सोचकर इसे लेकर आई थी, क्या इसके अंदर कुछ स्पेशल बात है। फिर वो केनिची से अपनी एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, जिसे ज्वाइन करने से पहले तो केनिची झिझकता है, मगर बाद में वो मान जाता है क्योंकि उसे अपना रिवेंज भी तो लेना था। ऊपर से उसके अंदर मना करने का साहस नहीं था। उसके हाँ बोलने के तुरंत बाद ही केंसे एक स्क्रोल निकालते हुए उसे जल्दी से उसमें अपनी डिटेल्स फिल करने को बोलते हैं, जिसे केनिची फिल करने लगता है। उसके बाद वो उससे एकेडमी की फीस मांगते हैं, मगर केनिची ठहरा गरीब, वो एकेडमी फी नहीं दे पाता क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे। फिर केंसे उसकी गरीब भरी जिंदगी को देखते हुए उसके पैसे कम कर देता है, जिससे केनिची उसे अपने वॉलेट से पैसे निकाल कर देने लगता है। तभी वहाँ पर म्यू भी चाय लेकर आती है। फिर ग्रैंडफादर बताने लगते हैं उनकी अभी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो लोग रोड पर आ सकते हैं और यही कारण है कि उनकी एकेडमी की फीस ज्यादा है और अब तक म्यू ही उनके फाइनेंशियल सिचुएशन को संभाल रही है और साथ ही साथ वो घर के सारे काम भी करती है। ये देखकर केनिची समझ जाता है कि म्यू के ऊपर पहले से बहुत ज्यादा टेंशन है, इसलिए अब उसे म्यू को परेशान ना करके उसकी रक्षा करनी होगी और ऐसा करने के लिए उसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है। फिर ग्रैंडफादर केनिची को एक मेंटर देते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि आकिसामे था। वो काफी शांत और अच्छे स्वभाव का था जो केनिची के लिए परफेक्ट था। अब केनिची का ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला था, मगर उससे पहले ही केनिची को डर लगने लगता है कि कहीं वो प्रैक्टिस के टाइम
टाइम ही मर ना जाए। और उसे वहाँ का ऑरा भी काफी खतरनाक दिख रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके सिर पर यमराज बैठे हुए हैं। फिर आकिसा में ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले केनिची से उसके मार्शल आर्ट्स के एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं। ये सुनकर तो केनिची पहले कुछ देर सोचता है, उसके बाद वो बताता है कि कैसे वो बहुत ही कमजोर है। साथ ही साथ उसके स्कूल में एक सांप जैसे मुंह का बच्चा है जो उसे हमेशा बुली किया करता है और वो उससे एक बार भी जीत नहीं पाया। तो आप ऐसा समझ लो कि मेरे पास मार्शल आर्ट का बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस है। ये सब सुनकर आकिसा में बताते हैं कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद उसकी बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जहाँ उसे अपने दोनों हाथों में मटकों को बैलेंस करना था और उसके हाथ के साइड में नाइफ जैसा कुछ लगा था। अगर उसका हल्का सा भी बैलेंस खराब होता तो वो नाइफ सीधा उसके बॉडी में घुस जाएगी। और साथ ही साथ उसके पैरों के नीचे अगरबत्ती टाइप का कुछ लगा हुआ था जिससे वो बैठने की कोशिश ना करे। अगर वो ऐसा करेगा तो जल जाएगा। ये ऐसा करते हुए केनिची की हालत खराब होने लगती है। फिर वो सोचता है अगर ये बेसिक है तो हार्ड वाले ट्रेनिंग कैसे होंगे, और अगर ये आकिसा में इतने शांत है तो बाकी के टीम मेंबर्स तो बिल्कुल डेविल होंगे। तभी उसका बैलेंस खराब होने लगता है और वो नीचे गिरता है, जिससे नाइफ उसकी बॉडी में चुभ जाती है और वो जिस पर खड़ा था उसके साथ ही अपनी जगह से उछल जाता है। ये देख कर आकिसा में थोड़ा गुस्सा होते हैं और उसे कुछ मिनट का ब्रेक देते हैं और कुछ देर बाद एक और ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ आकिसा में 2 टायर्स पर बैठ जाते हैं और केनिची उन टायर्स को खींचकर माउंटेन्स पर ले जाने लगता है, जो माउंटेन्स वहाँ से काफी दूर था। और इतने मेहनत करने के बाद केनिची को कुछ देर और का ब्रेक मिल जाता है, जहाँ वो उसी जगह लेट जाता है। अब उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़ सके और वो घर जाते हुए सोचता है अब मेरे से सब नहीं होने वाला, मैं इस एकेडमी को छोड़ रहा हूँ। तभी वहाँ पर म्यू आती है। उसे अपने नजरों के सामने देखने के बाद केनिची अपना मन बदल लेता है और उससे वादा करता है वो कल प्रैक्टिस के लिए जरूर आएगा। फिर वो नेक्स्ट मॉर्निंग एकेडमी पहुंच जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, जहाँ उसे आकिसा में कुछ मटकों को लेकर चलने के लिए कहते हैं और बीच में उन्होंने कुछ लकड़ियां लगा रखी थी जिसके बीच से केनिची को गुजरना था। ये देख कर वो पूछता है मुझे असली डोजो वाली ट्रेनिंग कब मिलेगी, मैं कब से ये मटके उठाए जा रहा हूँ। तब आकिसा में समझाते हैं कि सबसे पहले उसे फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत है ताकि वो डोजो सीख पाए। फिर वो उसे एक स्टोरी सुनाते हुए बताते हैं कि एक चींटी हाथी का मुकाबला कभी नहीं कर सकती, मगर तुम्हें तो पता ही होगा एक चींटी कितनी मेहनत करती है। वो उसे जीतने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेती है ताकि वो जिंदा रह सके। अभी तो तुम एक चींटी से भी बेकार हो। ये सुनकर केनिची शॉक्ड होते हुए सोचता है क्या ये मुझे चींटी से कंपेयर कर रहे हैं। तभी वहाँ पर ग्रैंडफादर उसकी ट्रेनिंग को देखते हुए कहते हैं तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतने सारे महान गुरु ट्रेनिंग दे रहे हैं। दूसरी तरफ म्यू जब स्कूल से घर आ रही थी तब उसे वही बुली दिखता है जिसने केनिची को मैच के लिए चैलेंज किया था। उनकी बातों से म्यू को पता चलता है कि वो बुली केनिची को मैच के टाइम ही जान से मारना चाहता है। अब म्यू ये बात सुनकर केनिची को बताती तो नहीं है, मगर उसे पार्क में बुलाकर कुछ टेक्निक सिखाती है जिससे वो जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके बिना अपने ओपोनेंट को पता चले ही। ये सब देख कर केनिची को घंटा कुछ समझ नहीं आता। तब म्यू से कहती है अच्छा मेरे ऊपर हमला करो, मगर केनिची ऐसा नहीं करता। वो हल्का हेसिटेट कर रहा होता है क्योंकि म्यू एक लड़की थी, मगर वो कुछ देर में समझ जाता है कि लड़का लड़की होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो अभी म्यू से काफी कमजोर है, इसलिए वो म्यू की तरफ बढ़ता है। फिर म्यू उसे एक एक करके कुछ टेक्निक सिखाती है जिसे सीखने में केनिची को पहले तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन बाद में वो सीख ही लेता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग म्यू उसका इंतजार कर रही थी ताकि वो दोनों साथ में स्कूल जा सके, मगर केनिची को आने में काफी देर हो जाती है। और जब वो आता है तब म्यू देखती है वो कल रात वाले टेक्निक्स की प्रैक्टिस करते हुए आ रहा है। फिर केनिची उसे बताता है वो घर से तो जल्दी निकला था, मगर उसे यहाँ तक आने में लेट हो गया क्योंकि उसे टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते हुए आने में लेट हो गया। फिर वो कहता है मैं आगे भी प्रैक्टिस करने वाला हूँ, इसलिए तुम जा सकती हो, नहीं तो तुम भी लेट हो जाओगी। तब म्यू वहाँ से जाने से मना करती है, ये कहते हुए कि हम दोनों दोस्त हैं, इसलिए मैं तुम्हें अकेले छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब केनिची कराटे क्लास में होता है, जहाँ आज उसका बुली से मैच होने वाला था। वो मैच में जाने से पहले काफी डर रहा होता है, मगर हिम्मत करके वो उसका सामना करने जाता है। जहाँ मैच स्टार्ट होते ही केनिची को प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, मगर फिर उसे म्यू द्वारा बताए हुए टेक्निक्स याद आते हैं, जिसका यूज करके वो बुली के सभी अटैक्स को डॉज करते हुए एक स्पेशल टेक्निक यूज करता है जिससे बुली नीचे गिर जाता है। ये देखकर बुली कहता है इसने कोई और टेक्निक का यूज किया है, ये कराटे क्लब है, मगर ये तो कराटे का यूज ही नहीं कर रहा। मगर उसकी बात ना मानते हुए वहाँ के बच्चे केनिची को विनर अनाउंस कर देते हैं। अब शर्त के हिसाब से बुली को क्लब छोड़कर जाना था, मगर केनिची सबको बताता है कि उसने कोई स्पेशल टेक्निक का यूज किया है, इसलिए बुली को ये क्लब छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं अब ये क्लब छोड़कर जाऊंगा। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। फिर बाहर आकर केनिची काफी सेटिस्फाइड होता है कि चलो कम से कम मैं पहले से स्ट्रॉन्ग तो हो गया। तभी उसे सांप जैसे मुंह के दिखने वाला बच्चा दिखता है जिसका नाम हारू होता है। वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट कहता है आज के मैच में जीतने के लिए, और वो बताता है कि तुमने आज बहुत ही अच्छा फाइट किया था,
ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, मगर कुछ दूर चलने के बाद रुकते हुए कहता है, तुम्हें आज के मैच के रेफरी सुकावा के बारे में पता है ना? वो तुम्हारा मैच देखकर काफी शॉक्ड हुआ है और वो अपनी एबिलिटी को चेक करने के लिए तुमसे लड़ना चाहता है। एक्चुअली सुकावा कराटे क्लब का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चा होता है। ये जानने के बाद केनिची की तो हालत खराब होने लगती है। तब हारू कहता है, मैं चलता हूँ, तुम सुकामा से फाइट करने के बाद काफी ऊपर जाओगे, मतलब भगवान के पास चले जाना। ये कहकर वो हंसते हुए वहाँ से जाने लगता है। अब नेक्स्ट डे क्लास में दो स्टूडेंट को म्यू दिखती है जो उसे देखते ही पसंद करने लगते हैं, लेकिन उनके पैरों तले जमीन तब खिसक जाती है जब वो देखते हैं कि म्यू केनिची से बात कर रही है। इधर केनिची कल वाली बात को लेकर बहुत परेशान दिख रहा था। उसे अभी तक समझ नहीं आया था वो सुकामा को कैसे हराए। तब म्यू इन बातों से अनजान होते हुए बताती है उसने अब जिम्नास्टिक क्लब को ज्वाइन कर लिया है, मगर तुम तो अब कराटे क्लब से बाहर हो, फिर तुम अब कौन सा क्लब ज्वाइन करने वाले हो? तब केनिची शर्मिंदा होते हुए बताता है उसने अब गार्डनिंग क्लब को ज्वाइन कर लिया है। ये कहते हुए वो गार्डन में पानी डालने चला जाता है। तब म्यू उसे रोकते हुए पूछने लगती है, तुम्हें हुआ क्या है? तभी वहाँ पर हारू आता है और अपने आप को केनिची का बचपन का दोस्त कहता है। ये जानकर म्यू उससे बातें करने लगती है। फिर हारू म्यू को जिम क्लब में मिलने को कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर बाकी स्टूडेंट काफी जेलस हो रहे थे हारू और केनिची से, क्योंकि म्यू उनसे बातें कर रही थी। इधर क्लास में सुकावा बैठे बैठे कुछ अखरोट को तोड़े जा रहा था, जिसकी आवाज से टीचर और बाकी स्टूडेंट्स को डर लग रहा था। तब टीचर गुस्से में सुकावा की तरफ देखने लगते हैं। तभी उनकी नजर सुकावा के ऊपर जाती है जो हाथ से अखरोट को तोड़ रहा था। ये देख कर वो डर जाते हैं। इधर सुकावा मन ही मन सोच रहा होता है उस केनिची ने कल मैच में फाइट अपने टेक्निक्स का यूज करके किया था या सिर्फ वो एक तुक्का था जो गलती से लग गया था। दूसरी तरफ हारू म्यू को बताता है कि सुकावा केनिची से लड़ने के लिए तैयार है और वो उसे हराने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मूव्स का यूज करने वाला है। और वो उसे ये भी बताता है कि सुकावा स्टोन्स को अपने हाथों से तोड़ सकता है। फिर सोचो वो केनिची का क्या हाल करेगा। दूसरी तरफ केनिची कोने में बैठकर डरे जा रहा था कि अब क्या होगा। फिर वो गार्डन में पानी डालने चला जाता है जहाँ उसके मास्टर आके सामने उसे खूब ट्रेनिंग करवाते हैं ताकि उसे अपने आप पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। दूसरी तरफ निंजा मास्टर भी उसे पैरों को स्ट्रॉन्ग करने वाले टेक्निक्स को करवाए जा रहे थे और बताते हैं मार्शल आर्ट्स में सबसे ज्यादा पैरों का ही काम होता है। फिर होपा चाय भी उसे अपने बॉक्सिंग के पंचेस को सिखाने की कोशिश करता है, मगर केनिची उसके पंचेस को देखकर वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। दूसरी तरफ साकाई जो कि खुद एक मार्शल आर्टिस्ट है, वो म्यू को कहते हैं कि तुमने केनिची को जो मूव सिखाए थे वो तुमने उसके भले के लिए सिखाए थे, मगर उन मूव्स के कारण केनिची उन फाइट में जीत गया, जिस कारण उससे मुकाबला करने के लिए और भी ओपोनेंट आए जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो केनिची को काफी ओपोनेंट्स का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर म्यू शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि जो भी सकाई बता रहे थे वो कहीं न कहीं सच थी और उन्होंने इन सभी सिचुएशन का प्रिडिक्शन बहुत ही पहले से कर लिया था। फिर सकाई कहते हैं अभी केनिची की फिजिकल स्ट्रेंथ सही नहीं है, जिस कारण वो मैच में हर्ट हो सकता है। तभी होपा चाय केनिची को एक ही पंच में उड़ा देते हैं, जिस कारण उसे काफी चोटें आती है। घर पर केनिची की बहन उसके लिए परेशान हो रही थी, मगर केनिची को तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मरकर स्वर्ग में आ चुका है। लेकिन उसकी बहन उसके भ्रम को दूर करते हुए बताती है वो भी जिंदा है। फिर डिनर के टाइम केनिची के डैड उसके चोटों के बारे में पूछते हैं कि आखिर ये उसे कैसे लगे, क्या ये सब उस जूडो क्लब की वजह से हुआ है जो उसने अभी हाल ही में ज्वाइन किया है, और क्या वो जूडो क्लब लीगल भी है या फिर इलीगली चल रहा है। तब वो ये बात कहते हुए वहाँ से भाग जाता है कि उस जूडो क्लब की हालत अभी ठीक नहीं है। इधर केनिची के डैड उसकी चिंता कर रहे होते हैं और वो एक गन को उठा लेते हैं। तभी केनिची की मॉम उन्हें आकर ऐसा करने से रोक लेती है और उसे बताती है कि केनिची खुद के दम पर सब कुछ करना चाहता है और अपने हर प्रॉब्लम का सामना खुद ही करेगा, इसलिए उसने जूडो को चूज किया है, इसलिए हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। ये सुनकर उसके डैड पीछे हट जाते हैं। अब नेक्स्ट डे हम केनिची और म्यू को साथ में देखते हैं। अभी केनिची अपने ओपोनेंट से बचने के लिए स्कूल फेंस पर चढ़ जाता है। ये देखकर म्यू शॉक्ड होते हुए सोचती है ये तो पहले से भी और ज्यादा ताकतवर हो चुका है। दूसरी तरफ सभी लोग एक लड़की ताकाशिमा की तारीफ कर रहे थे उसके परफॉर्मेंस को देखकर, मगर अगले पल ही ताकाशिमा काफी जेलस होने लगती है क्योंकि म्यू उसकी स्पॉटलाइट छीन रही थी। तब वो म्यू को एक मैच के लिए चैलेंज करती है। ये देखकर म्यू भी तैयार हो जाती है। उसके बाद सभी लोग म्यू के जिम्नास्टिक और स्ट्रेचिंग को देखकर उसके ऊपर फिदा होने लगते हैं और साथ ही साथ उसे अपना मास्टर मानकर उसे जिम्नास्टिक सिखाने के लिए कहने लगते हैं। यहाँ ताकाशिमा का प्लान उसके ऊपर ही भारी पड़ गया था, जिस कारण वो अब और ज्यादा जेलस होने लगती है
है। दूसरी तरफ केनिची भी सुकावा से बच बच कर लॉकर रूम तक जाता है, मगर तभी उसके पीछे सुकावा आ जाता है, जिसे देखकर वो अपने फूटी किस्मत को एक के बाद एक कोसने लगता है। तब सुकावा केनिची को बाहर लेकर जाता है और उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है, मगर केनिची उसे वहां से जाने देने के लिए कहता है। ये देखकर सुकावा उसे डरपोक कहने लगता है। तब केनिची को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोश जोश में उसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होती है, जहां सुकावा केनिची को कुत्ते की तरह मारे जा रहा था, मगर केनिची हार मानने को तैयार नहीं था और वो सुकावा का पैर पकड़ लेता है, जिसे छुड़ाने के लिए सुकावा उसे काफी मारता है, जिस कारण केनिची अनकॉन्शियस होकर उसका पैर छोड़ देता है। तब सुकावा ये देखकर काफी शॉक्ड होता है कि इसका ग्रिप स्ट्रेंथ काफी अच्छा है, जिस कारण उसके पैरों पर भी निशान पड़ चुका है। दूसरी तरफ म्यू साइड से गुजर रही थी, तभी उसकी नजर केनिची पर पड़ती है, जो अधमरी हालत में वहाँ पर पड़ा हुआ था। फिर वो उससे उसके हालत का कारण पूछती है, जिस पर वो उसे वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं सीढ़ियों से गिर गया था। ये देखकर वो परेशान होने लगती है। तब होपाचाई उसे कहता है कि तुम उसके पीछे मत जाओ और उसे अभी के लिए उसके हाल पे ही छोड़ दो। ये सुनकर वो भी वहाँ पर रुक जाती है। इधर आकिसामे केनिची के सभी चोटों पर मेडिसिन लगाते हैं। तब केनिची उदास होते हुए कहता है, मैं इतनी ट्रेनिंग करने के बाद भी हार गया, मुझ में कोई प्रोग्रेस ही नजर नहीं आ रहा। क्या मुझे इसे कंटिन्यू भी करना चाहिए या मैं सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? ये सुनकर आकिसामे कहता है, किसी भी काम में महारत हासिल करने में काफी समय लगता है और तुमने तो अभी अभी स्टार्ट किया है और तुम पहले से भी बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। अगर तुम ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहे तो बहुत आगे जाओगे। फिर वो उससे पूछता है, तुम सबसे स्ट्रांग बनना चाहते हो और सबके सामने साबित करना चाहते हो कि तुम किसी से कम नहीं हो। इसके लिए तुम्हें बहुत ही मेहनत करना होगा। फिर वो उसकी ट्रेनिंग को और हार्ड करने की सोचते हैं। जब होपाचाई को पता चलता है कि केनिची अब ट्रेनिंग लेने को तैयार है, तब वो काफी ज्यादा खुश होता है और उसे ट्रेनिंग देने के लिए तैयार भी हो जाता है। तब आकिसामे उसे शांति से काम लेने को कहते हैं, मगर होपाचाई तो किसी छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था। वो उनकी बात ना मानते हुए केनिची को अपना पहला छात्र अनाउंस कर देता है और वहाँ से केनिची को लेकर भाग जाता है। नेक्स्ट डे आकिसामे उसके लिए एक स्टैचू लेकर आते हैं और वो उसे उठाकर फेंकने को कहते हैं, मगर केनिची उसे उठा तक नहीं पाता तो फेंकता ही क्या। ये देखकर आकिसामे उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ध्यान देने को कहते हैं। अगर वो ऐसा करता है तो वो किसी भी सामान को आसानी से उठाकर फेंक सकता है। फिर उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। म्यू और निंजा मास्टर भी उसे वो टेक्निक करके दिखाते हैं, मगर जैसे ही होपाचाई उसे ट्रेनिंग देने के लिए आगे आता है, तब वो वहाँ से बहुत तेजी में भाग जाता है, जिसे होपाचाई देख भी नहीं पाता। मगर केनिची सिगुरे से भाग नहीं पाता और वो उसे पकड़ लेती है। उसके बाद वो उसे होपाचाई के हवाले कर देती है, जहाँ केनिची ना चाहते हुए भी बॉक्सिंग ग्लव्स पहन लेता है और भगवान से दुआ करने लगता है कि आज उसकी जान बच जाए। पहले तो केनिची बॉक्सिंग करता है, मगर जैसे ही होपाचाई उसे अपने पंचेस से बचने के लिए कहता है, वैसे ही केनिची उसके पंचेस का सामना नहीं कर पाता और वो गिर जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे थ्रोइंग टेक्निक को सीखने लगता है, मगर वो जितना बड़ा ट्रेनिंग कर रहा था उतना ही ज्यादा उसके लिए स्टैचू को उठा पाना मुश्किल हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे स्टैचू का वेट बढ़ते जा रहा है। सकाकी उसकी ट्रेनिंग को देखते हुए काफी इम्प्रेस होता है और वो उसकी तारीफ करता है, क्योंकि वो पहला इंसान है जो यहाँ पर 3 दिन से ज्यादा टिक पाया है। फिर वो उसे ध्यान से स्टैचू को देखने के लिए कहते हैं, जिस पर वो ध्यान से स्टैचू को देखने लगता है, जहाँ उसे ऐसा लगता है जैसे ये स्टैचू पहले से ही बड़ी है। ये देखकर वो शॉक्ड होता है और कुछ देर जांच करने के बाद उसे एक रूम दिखता है जहाँ स्टैचू ही स्टैचू होते हैं, जो डिफरेंट साइज और वेट के थे। आकिसामे रोज बहुत ही चालाकी से केनिची के स्टैचू को चेंज कर दिया करता था। इसी कारण केनिची को प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आ रही थी। ये सब देखकर साकाकाई उसकी तारीफ करते हुए उसे एक दिन की छुट्टी देता है और उसे एक टेक्निक को सिखाने का ऑफर भी देता है, जिसके लिए केनिची तैयार था। फिर वो उसे उसका कराटे स्टाइल दिखाने को कहता है, जिस पर केनिची जवाब देता है उसके पास कोई भी कराटे स्टाइल नहीं है। ये सुनकर साकाकाई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, मगर वो अपने गुस्से को शांत करते हुए उसे आकिसामे का स्टाइल दिखाने को कहते हैं, जिस पर केनिची उसे आकिसामे का कराटे स्टाइल दिखाता है। ये देख कर सकाकी कहता है, मैं तुम्हें आज एक ऐसा टेक्निक सिखाने वाला हूँ जिसे सीखने के बाद तुम किसी को भी बड़े आराम से हरा सकते हो। ये सब देख बाकी सब सोच रहे थे ये क्या हो रहा है, सकाकी पहली बार किसी को अपना स्टाइल सिखाने में इंटरेस्टेड है। दूसरी तरफ स्कूल में सकाई एक स्टूडेंट को बुली कर रहा था, जो म्यू से देखा नहीं जाता, इसलिए वो बीच में बोल पड़ती है। ये देखकर सुकाई उसके ऊपर हाथ रखता है, मगर म्यू अगले पल ही उसका हाथ हटा देती है। उसके इंस्टेंट रिफ्लेक्स को देखकर सकाई उससे फाइट करने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर केनिची की एंट्री होती है, जो आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं तुमसे फाइट करूंगा म्यू के बदले, जिस पर म्यू उसे मना करते हुए कहती है,
अभी तुम उसके लेवल पर नहीं पहुँचे। ये सुनकर केनिची कहता है लेवल सबका निकलेगा, मगर निकलेगा उसी का जो अंत तक खड़ा रहेगा। ये कहते हुए वो फाइट के लिए तैयार होते हुए सकाई को मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर सकाई को लगता है वो उसके फेस पर मारेगा, मगर केनिची दूसरा पंच उसके पेट पर मार देता है, जो देखकर म्यू काफी ज्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि ये टेक्निक स्पोर्ट्स कराटे वाले लोगों पर काफी काम करता है। इधर केनिची को सकाकी की बात याद आती है, जहाँ उन्होंने बताया था कि ज्यादातर लोग अपने फेस पर पंच नहीं खाना चाहते, इसलिए वो अपने फेस को बचाने के लिए अपना हाथ मुंह पर रख लेते हैं और बाकी के वाइटल पॉइंट्स को खुला छोड़ देते हैं, और तुम्हें उन्हीं के वाइटल पॉइंट्स को टारगेट बनाकर वहां पर हमला करना है। अभी प्रेजेंट में केनिची ने इसी टेक्निक का यूज किया था। ये सब देखकर सकाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए बढ़ता है, मगर केनिची थ्रोइंग टेक्निक का यूज करते हुए उसे उठाकर पटक देता है। सकाई उस स्टैचू के मुकाबले काफी हल्का था, इसीलिए केनिची ने उसे आराम से उठाकर पटक दिया था। फिर वो जल्दी से जाकर चेक करता है कहीं वो मर तो नहीं गया, मगर उसके पल्स को चलता हुआ देखकर उसे चैन की सांस आती है। उसका ये काइंड नेचर देखकर म्यू को काफी अच्छा लगता है। फिर केनिची एकेडमी आकर सकाई को बताता है कि कैसे वो अपने ओपोनेंट से जीत गया। ये सुनकर वो कहते हैं तुम आगे के लिए तैयार रहो, तुम्हारी प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई है। ये बात केनिची को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। अब नेक्स्ट डे स्कूल में केनिची से सभी लोग डरे जा रहे थे। फिर वो इस बारे में म्यू से पूछता है, जिस पर वो बताती है कि वो कल सकाई से जीत गया है। इस बात को हारू ने पूरे स्कूल में फैला दिया है और ये इसी बात का नतीजा है। ये सुनकर केनिची को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तब म्यू से बताती है हारू को वो इन्फॉर्मेशन उसी ने दिया था फ्री का खाना खाने के लिए। अब हम देखते हैं कि एक गैंग के कुछ मेंबर्स केनिची को ढूंढते हुए वहां आते हैं, जिससे वो डरते हुए हारू के पीछे छुपने लगता है। तब वो गैंग मेंबर्स उससे फाइट करने के लिए कहकर वहां से चले जाते हैं। तब हारू केनिची को डराते हुए कहता है अब तुम्हारा मौत काफी करीब है। ये सुनकर केनिची बहुत ज्यादा डरने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे केनिची ने साकुमा को हरा दिया था। उसके बाद हमें पता चलता है कि साकुमा एक बहुत ही बड़े गैंग का मेंबर है, और जब इस गैंग के लीडर को पता चलता है कि साकुमा एक आम से बच्चे से हार गया है, तब वो केनिची के पीछे अपने 3 चमचों को भेजती है, जो कि केनिची की तलाश में उसके स्कूल तक पहुंच जाते हैं। और जब ये बात केनिची को पता चलती है, तब वो हारू के पीछे छुपकर बचने की कोशिश करता है, मगर वो तीनों अपने पावर को शो ऑफ करते हुए उसे एक मैच के लिए तैयार रहने को कहकर चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद केनिची हर पल उन्हीं सब के बारे में सोच रहा होता है और उनके बारे में हर पल सोच सोच कर डर रहा होता है। इसी कारण वो सदमे में चला जाता है और अपने ट्रेनिंग पर भी फोकस नहीं कर पाता। ऐसा लग रहा था जैसे केनिची एक जिंदा लाश बन चुका है और उसके अंदर की आत्मा उन गैंग के मेंबर्स के पास है। केनिची की ऐसी हालत जब सभी मास्टर्स देखते हैं तब उन्हें अच्छा नहीं लगता और वो सब डिस्कशन करने लगते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो केनिची उन गैंग मेंबर से कुत्ते की तरह पिट कर चला आएगा। वो लोग इसी चिंता में खोए हुए थे। तभी उनकी नजर म्यू पर पड़ती है, जो कि केनिची से बातें कर रही होती है, और उसे देखकर केनिची हल्का रिलैक्स फील कर रहा था। ये देखते ही उनके मन में एक खुरापाती आइडिया आता है और वो सभी केनिची के पास पहुंच जाते हैं और 2 मूवी की टिकट दिखाते हुए कहते हैं हमने तुम दोनों के लिए मूवी के टिकट खरीदे हैं, तो क्यों ना केनिची तुम एक दिन का ब्रेक ले लो। ये सुनकर म्यू भी मान जाती है मूवी देखने के लिए। ये देखकर केनिची के खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। अब मूवी की डेट 1 हफ्ते के बाद थी। इस बीच केनिची अपने गार्डन में बड़े ही शिद्दत से काम कर रहा होता है और उसके साथ एक लड़की भी उसकी हेल्प कर रही होती है, जिसके कारण वहाँ के पेड़ पौधे काफी अच्छे से ग्रो कर रहे होते हैं। इसी बीच केनिची अब अपने ट्रेनिंग में भी अपना पूरा पावर लगा देता है। अब वो पहले से काफी शांत दिख रहा होता है। ऐसा करते हुए उसे पूरे हफ्ते बीत जाते हैं और उसका मूवी देखने का दिन भी आ जाता है। फिर वो और म्यू तैयार होकर मूवी देखने के लिए निकल जाते हैं। उनके जाते ही सभी मास्टर्स के फेस पर एक एविल सी स्माइल साफ साफ देखी जा सकती थी। अब वो लोग ऐसी स्माइल क्यों दे रहे हैं वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। इधर केनिची और म्यू मेट्रो से निकल जाते हैं मूवी देखने के लिए। तभी उन दोनों की नजर हारू पर पड़ती है, जो उसी मेट्रो में था। उसे देखकर केनिची का दिमाग खराब होने लगता है और वो उससे बचने के लिए म्यू को लेकर मेट्रो से उतर जाता है और मेट्रो से उतरने के बाद चैन की सांस लेता है। फिर वो दोनों मूवी देखने पहुंच जाते हैं, जहाँ अपना मनहूस सा चेहरा लेकर हारू भी खड़ा था। ये देखकर केनिची वहाँ से भी म्यू को लेकर निकल जाता है और बहाना करने लगता है कि उसे भूख लगी है, जिस कारण म्यू उसके साथ खाने चली जाती है। फिर खाना खाने के बाद वो दोनों एक अम्यूजमेंट पार्क पहुंच जाते हैं, जहां बैठकर वो दोनों आराम कर रहे थे। तभी केनिची नोटिस करता है म्यू बार बार एक झूले की तरफ देखे जा रही है। ये देखकर वो समझ जाता है म्यू को झूले पर राइड करना है। तब वो उसे हेसिटेट ना करते हुए उस झूले पर झूलने के लिए कहता है। ये सुनकर म्यू भी इमोशनल होते हुए बताती है वो बचपन से सिर्फ मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते आ रही है, इसी कारण वो एक नॉर्मल बच्चों की तरह लाइफ स्पेंड नहीं कर
कर पाई और ना ही वो सब कर पाई जो नॉर्मल बच्चे किया करते थे। ये सुनकर केनिची उसका हाथ पकड़कर उसे उस झूले पर राइड करवाने के लिए ले जाता है और ले जाते हुए कहता है, अगर तुम्हारा कोई काम करने का मन हो तो वो कर लिया करो। किसी भी चीज को करने का कोई भी समय नहीं होता। अगर आज तुम उस झूले पर नहीं झूलोगी तो तुम्हें लाइफ टाइम रिग्रेट रहेगा इस बात का। ये सुनकर म्यू को काफी अच्छा लगता है और वो उस झूले पर झूलकर काफी खुश होती है। फिर वो केनिची से कहती है, तुमने कहा था ना मुझे अपने मन की बात सुननी चाहिए, तो अभी मेरा मन मूवी देखने का कर रहा है और हम दोनों तो यहाँ पर मूवी देखने ही आए थे, तो क्यों ना हम दोनों मूवी देखने चले। ये सुनकर केनिची थोड़ा परेशान होते हुए सोचने लगता है, अगर मैं मूवी देखने गया तो मुझे वहाँ पर मनहूस हारू की शक्ल देखनी पड़ेगी और वो वहाँ पर फिर से अपनी फालतू की बातें करने लगेगा और मुझे परेशान करेगा। फिर उसे याद आता है उसने ही म्यू को अभी कुछ देर पहले ही मोटिवेट किया था, उसे जो मन करे वही करना चाहिए। ये सोचकर वो ना चाहते हुए भी मूवी देखने के लिए निकल जाते हैं और वो दोनों मूवी थिएटर की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ उनकी नजर हारू पे पड़ती है जिसे उसी गैंग के मेंबर मार रहे होते हैं जो केनिची के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। हारू को वो लोग ये कहते हुए मार रहे थे कि हमने तुम्हें कुछ देर पहले केनिची के साथ देखा था, अब तुम बताओ वो कहाँ पर है। ये सब होता हुआ देखकर केनिची वहाँ से डरकर भागने लगता है। तब म्यू उसे रोकते हुए याद दिलाती है कैसे उसने कहा था जब वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा तब वो वीक लोगों की हेल्प करेगा और जैसे लोगों ने उसे बुली किया था वो ऐसा किसी के साथ नहीं होने देगा। ये सुनकर केनिची के अंदर जोश आ जाता है और वो हारू को बचाने के लिए चला जाता है, जहाँ जाकर वो उन्हें ऐलान करता है कि वो लोग हारू को छोड़ दे क्योंकि जिन्हें उनकी तलाश थी वो उनके सामने ही खड़ा है। ये सुनकर उन मेंबर्स में से एक आदमी सोचता है, चलो सही हुआ, बकरा खुद चलकर हमारे पास आ चुका है। ये सोचकर वो केनिची को मारने के लिए बढ़ता है, मगर केनिची उसके हमले से बचते हुए सिर्फ उसे एक एक में ही बेहोश कर देता है और बाकी के मेंबर्स को अकेले ही म्यू देख लेती है। ये सब देखकर हारू खुश होते हुए उन मेंबर से कहता है, ये मेरा भाई है और जाकर अपने गैंग लीडर से कह दो मेरा भाई किसी से भी नहीं डरता, मेरे भाई ने सभी मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल की है, ये एकलौता ऐसा बंदा है जिसे सभी मार्शल आर्ट फॉर्म्स आते हैं। ये सुनकर इधर केनिची बेचारा परेशान होने लगता है और वो मनी मन सोचता है अगर इसका मुंह जल्द से जल्द बंद नहीं हुआ तो वो इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। फिर वो मनी मन सोचता है आखिर इसे कैसे पता कि मैं सभी टाइप्स के मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ और इन गुंडों को पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर मूवी देखने आया हूँ। मैं यही बात तो तुम्हें मेट्रो में बताने के लिए आया था, मगर तुम तो मुझे देखते ही भागने लगे जैसे मेरे अंदर कांटे लगे हुए हैं। एक्चुअली एक बंदा हमारे स्कूल में आया था और उसी ने सबको चीख चीख कर बताया था कि तुम यहाँ पर मूवी देखने आओगे, जिस कारण तुम्हारी लोकेशन सभी को पता है। अब केनिची को समझते हुए देर नहीं लगती कि आखिर इन सभी के पीछे किसका हाथ था। उसके बाद वो मूवी देखकर घर आता है और जाकर अपने मास्टर्स को कन्फ्रंट करता है कि आखिर उन लोगों ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। क्या आप लोग मुझे मरवाना चाहते हो? आपने मुझे पहले तो डेट पे भेजा, उसके बाद आप लोगों ने मेरे दुश्मन को मेरे पीछे लगा दिया था। आपको पता है ना इससे म्यू की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। क्या आप लोग मेरे दुश्मन हो जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? ये सुनकर मास्टर कहने लगते हैं, म्यू तो पहले से ही बहुत स्ट्रांग है, इसलिए हमें उसकी चिंता नहीं है, वो अपने आप को बचा सकती है। और रही बात तुम्हारी, तो हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, बल्कि हम सभी तुम्हें तो स्ट्रांग बनाना चाहते हैं ताकि तुम फाइट के लिए हर पल तैयार रहो। पता नहीं कब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे ऊपर हमला कर दे, उससे बचने के लिए तुम्हें हर पल चौकन्ना रहना पड़ेगा, साथ ही साथ स्ट्रांग भी बनना पड़ेगा ताकि तुम मार खाकर नहीं बल्कि उन्हें पीट कर आओ। अगर हम ऐसा नहीं कर दे तो तुम हमेशा डर कर रहते और तुम्हें अपनी काबिलियत के बारे में कभी पता ही नहीं चलता। तभी वहाँ पर ग्रैंडफादर की भी एंट्री होती है जो कहते हैं तुम्हारे मास्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें हर पल फाइट के लिए रेडी रहना पड़ेगा और तुम्हारा फाइट तब तक नहीं रुकने वाला जब तक तुम ये साबित ना कर दो कि वो सब तुम्हें टच भी नहीं कर सकते। तुम एक मर्द हो और अब तुम इस मौत के कुएं में कूद चुके हो, इसीलिए अब इससे पीछे हटने के बारे में ना सोचकर ये सोचो कि तुम उन सभी का सामना कैसे करोगे। ये सुनकर केनिची के अंदर भी जोश आने लगता है। दूसरी तरफ हम उन तीनों चमचों को देखते हैं जो केनिची और म्यू से पिटने के बाद अपने मास्टर के पास पहुंच जाते हैं। उनके मास्टर कोई और नहीं बल्कि उस गैंग के टॉप 3 मेंबर होते हैं। उन तीनों में से सबसे स्ट्रांग था वो जो बॉक्सिंग कर रहा था। वो केनिची को मक्खी की तरह मसलने के लिए तैयार होता है। दूसरी तरफ हम मास्टर को देखते हैं जो केनिची को जल्द से जल्द ट्रेनिंग देने और उसे सभी मार्शल आर्ट में बेहतर बनाने के लिए 24/7 उनकी एकेडमी में रहने के लिए कहते हैं। ये सुनकर केनिची मान जाता है और घर आकर अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताता है कि वो कुछ दिनों तक वहीं पे रहेगा। ये कहकर वो निकल जाता है और जब ये बात उसकी बहन को पता चलती है तब उसे अपने भाई की काफी चिंता होने लगती है। ऊपर से उसके डैड उसे भड़काते हुए कहने लगते हैं, कहीं तुम्हारे भाई को एकेडमी वालों ने डरा धमका कर तो नहीं रखा और कहीं तुम्हारे भाई को वो लोग मार ना दे। ये सुनकर तो उसकी बहन को और डर लगने लगता है और वो डिसाइड करती है वो एकेडमी जाकर खुद विजिट करेगी और सच का पता लगाएगी। और जब वो एकेडमी की तरफ जा रही थी तब उसकी मदर उसे रोकते हुए केक देती है ताकि वो एकेडमी के मास्टर्स को दे सके। वो जब वहाँ जाती है तब उसे सब कुछ नॉर्मल दिखता है
और उसे ऐसा भ्रम होने लगता है जैसे उसका भाई यहाँ पर म्यू के कारण रुका हुआ है और म्यू ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है, जिस कारण उसने अपना घर भी छोड़ दिया है। ये सब देखकर उसकी बहन काफी डिसअपॉइंट होती है और वहाँ से चली जाती है, मगर जाने से पहले वो केक म्यू को देकर जाती है। उसे देखकर म्यू कहती है, तुम्हारी बहन कितनी क्यूट है, मुझे भी ऐसी एक क्यूट बहन चाहिए, मगर मेरे पास कोई सिबलिंग ही नहीं है। लेकिन तुम कितने खुश नसीब हो कि तुम्हारी एक बहन है जो तुम्हारी चिंता करती है। यहाँ पर केनिची को पता चलता है कि म्यू के पेरेंट्स बहुत ही पहले मर चुके हैं। जब वो काफी छोटी थी तब उसे उसके ग्रैंडफादर और मास्टर्स ने पाला है। उसके बाद केनिची की हार्ड ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ सभी मास्टर उसे सिखाने में अपना अपना योगदान देते हैं। ऐसे ही उसके फर्स्ट डे की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो गैंग के टॉप 3 मेंबर में से एक था। उन सब ने अपने ग्रुप के 3 मेंबर को भेजा था ताकि वो केनिची को टपका सके। उनमें से एक बंदा जिसका नाम ताइची है, उसके पैर काफी अच्छे होते हैं और वो किक मारने में माहिर था और उसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ उसके पैरों में ही था। दूसरा बंदा जिसका नाम उकीता है, जो कि बंदों को उठाकर पटकने में काफी माहिर है। तीसरा और सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा जिसका नाम ताकेदा है, जो कि एक बॉक्सर भी रह चुका है। वो अपने स्ट्रॉन्ग पंचेस के लिए जाना जाता है और ये सभी जिस गैंग से बिलोंग करते हैं उसका नाम रैग्नारॉक है। वो सभी अभी किसी और गैंग से फाइट कर रहे थे और उन्हें फाइट करते हुए हारू भी छुप छुप कर देख रहा था और उनके स्ट्रॉन्ग मूव्स और एबिलिटी को अपने डायरी में लिखे जा रहा था। ये हारू हर उस जगह पहुंच जाता है जहां उसे नहीं होना चाहिए था, मगर हमें उससे क्या। फिर हारू वहां से चुपचाप खिसक लेता है उनकी नोटिस किए बिना। वो जाते हुए काफी खुश दिख रहा होता है। अब हम केनिची को उसके गार्डनिंग क्लब में देखते हैं, जहां वो पेड़ पौधों को बड़े प्यार से पानी दे रहा था और इसमें उसकी हेल्प क्लब पार्टनर भी कर रही थी। वो दोनों मिलकर पौधों का काफी अच्छे से ध्यान रख रहे थे, जिससे वो पौधे काफी बड़े हो गए थे। फिर वो लड़की केनिची से पूछती है, तुम इस क्लब में क्या कर रहे हो? सुनने में आया है तुम तो इस स्कूल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चे हो, इस हिसाब से तो तुम्हें किसी फाइट वाले क्लब में होना चाहिए। ये सुनकर केनिची समझ जाता है यह अफवाह फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि हारू है, जो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है। अब हम केनिची को मास्टर साकाकाई के पास देखते हैं, जहाँ वो उसे बॉक्सिंग के बेसिक मेथड सिखा रहे थे और उसे पंच कैसे करते हैं बता रहे थे। और वो उसे कहते हैं चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैच के टाइम सबसे पहला पंच तुम्हें ही करना है, इससे तुम एडवांटेज में रहोगे। उसके बाद वो दिखाते हैं कैसे उसे पंच करना है और वो सिर्फ एक ही पंच में सामने वाली दीवार को तोड़ देते हैं। तब केनिची कहता है, एक बार आप अपने बॉडी को देखो और एक बार मेरे बॉडी को देखो, आपके और मेरे अंदर जमीन आसमान का फर्क है। आपके अंदर गोरिल्ला जैसे मसल्स है और मेरे पास तो किसी चींटी के मुकाबले भी नहीं है। ये सुनकर साकाकी उसे समझाते हैं मसल पावर से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीड होता है। फिर वो साबित करने के लिए म्यू को बुलाते हैं और म्यू अपने पंचे से साबित कर देती है कि सबसे इंपॉर्टेंट स्पीड होता है, ना कि मसल पावर, क्योंकि म्यू के बॉडी में केनिची से भी कम मसल होते हैं। ये देखकर केनिची को समझ आता है। तभी वहाँ पर चाइनीज मार्शल आर्ट्स वाले मास्टर आते हैं, जो उसे उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग करवाते हैं। उसे पहले अपने हाथों को ऊपर करने को कहते हैं और बाद में उन्हें रिलैक्स करके घुमाने को कहते हैं। फिर वो उसे यहीं सेम ट्रेनिंग करने के लिए कहते हैं, पूरे टाउन का चक्कर लगाते हुए। ये सुनकर केनिची निकल जाता है पूरे टाउन का चक्कर लगाने के लिए। केनिची अपनी ट्रेनिंग करते करते मार्केट के बीच से गुजरने लगता है और वहाँ सभी लोग उसे ही घूरे जा रहे थे। तभी वहाँ पर म्यू आती है उसे सपोर्ट करने के लिए, जो उसकी तरह ही प्रैक्टिस कर रही थी। फिर वो बताती है इस ट्रेनिंग को करने से हाथों के मसल्स एक्सटेंड होते हैं, साथ ही साथ हाथों के सभी जॉइंट्स खुल जाते हैं, जिस वजह से तुम अपने हाथों को काफी फ्रीली मूव कर पाओगे और इससे तुम्हारा स्पीड भी बढ़ जाएगा। वो दोनों प्रैक्टिस और बातें करते हुए लगभग पूरे टाउन का चक्कर लगा लेते हैं। तभी उनका सामना रैग्नारॉक के टॉप 3 मेंबर के साथ होता है, जिसका नाम ताइची था और उसका स्पेशल स्ट्रेंथ किक था। ताइची के चमचे म्यू और केनिची को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे अपने अड्डे पर ले जाने की बात कहते हैं। तभी ताइची की नजर म्यू पे पड़ती है, जिसे देखते ही वो उस पर फिदा हो जाता है और उससे कहता है, ओए तेरे जैसा लंगूर के हाथ में अंगूर कहाँ से आई? अब मैं तेरे जैसे लूजर को इतना मारूंगा कि तेरी गर्लफ्रेंड से देखा नहीं जाएगा, उसके बाद तेरी गर्लफ्रेंड मेरी हो जाएगी। अब हम साकाकी मास्टर को देखते हैं जो वहीं से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर केनिची पे पड़ती है, जो उसे देखकर पूछते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या ये सब तुम्हारे दोस्त है? उन्हें देखकर तो केनिची के जान में जान आती है और उसे ऐसा लगने लगता है अब मास्टर आ गए हैं, जिस कारण उसे अब फाइट करना नहीं पड़ेगा। तभी ताइची के चमचों में से एक चमचा साकाकी पर हमला करने के लिए बढ़ता है, मगर वो उनके ऑरा को देखकर वहीं पर बेहोश हो जाता है और वो सोच लेता है आज उसका धरती पर आखिरी दिन है। तभी साकाकी केनिची के पास आकर उसे कुछ मूव्स दिखाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं और बेचारा केनिची उन्हें बुलाने का ट्राई करता है ताकि उसके मास्टर उसे यहाँ से बचाकर ले जाए, मगर साकाकी पलटकर भी नहीं देखती
देखते। इधर ताइची जब उन्हें जाते हुए देखता है तब उसके जान में जान आती है और वो केनिची को डिस्ट्रैक्ट होता हुआ देखकर उसे एक पंच मार देता है, जिस कारण केनिची जमीन पर पड़ते हुए सोचता है, मैं इतना इजिली कैसे डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ। मास्टर ने कहा था अपना गार्ड हमेशा टाइट रखना, और अगर सकाकी मास्टर को पता चलेगा कि सबसे पहला अटैक मैंने नहीं किया था तब वो बहुत ही गुस्सा होंगे और वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उसके बाद केनिची उठता है और वो सीधा जाकर ताइची पर हमला कर देता है, मगर ताइची बड़े ही आसानी से उसके हमलों को डॉज किए जा रहा था। तब केनिची अपना स्पेशल मूव यूज करता है जिससे उसने कराटे क्लब के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को हराया था, जहां वो एक पंच उसके फेस पर मारेगा और दूसरी उसकी बॉडी पर, और ताइची को लगेगा वो उसके फेस पर निशाना बना रहा है, मगर असली में तो वो उसके पेट पे मारेगा। मगर होता बिल्कुल उल्टा है। ताइची तो उसके अटैक को काफी इजिली रोक देता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस अटैक के बारे में पहले से ही पता है। फिर ताइची कहता है मूव तो अच्छा था मगर तुम्हारी स्पीड काफी बेकार है। ये कहकर वो उसे किक मार देता है। तब केनिची को चाइनीज मार्शल आर्ट वाले मास्टर की याद आती है। तब वो अपने हाथों को पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए बड़े ही स्पीड में ताइची पर हमला कर देता है, मगर ताइची का किक ज्यादा एक्यूरेट होने के कारण उसका किक केनिची के फेस को टच कर देता है, मगर केनिची के पंचेस को ताइची बड़ी आसानी से डॉज कर देता है। इधर ताइची तो काफी खुश हो रहा था कि वो इस मैच को डोमिनेट कर रहा है, मगर तभी अचानक से वो जमीन पे गिर जाता है। तब उसे एहसास होता है कि केनिची ने अपने पंचेस को उसके चिन पे मारा था, जिससे वो बचने में लगभग कामयाब हो गया था, मगर हल्का सा फीस्ट उसे लग जाता है जिस कारण उसका बैलेंस खराब होने लगता है, और साथ ही साथ चिन एक वाइटल पॉइंट होता है जिस कारण उसके ब्रेन के सभी न्यूरॉन हिल जाते हैं। तब उसे एहसास होता है केनिची का मूव काफी फास्ट और एक्यूरेट था। फिर वो डरते हुए अपने चमचों को केनिची पर हमला करने का ऑर्डर देता है, मगर म्यू उसकी आंखों के सामने ही उसके चमचों को मार देती है। ये देखकर केनिची और ताइची दोनों ही शॉक्ड होते हैं। तब ताइची को एहसास होता है असली मॉन्स्टर तो म्यू है। ये एहसास होते ही वो वहाँ से म्यू को मॉन्स्टर कहते हुए भाग जाता है। उसकी बातें सुनकर म्यू काफी उदास होने लगती है। तब केनिची उसे समझाता है वो कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि वो काफी क्यूट है। उसके बाद वो दोनों वापस से अकेडमी लौट जाते हैं। फिर वो म्यू के साथ मिलकर ट्रेनिंग करने लगता है और नेक्स्ट डे अपने स्कूल जाता है, जहाँ जब वो अपने गार्डनिंग क्लब में जाता है तब वो कुछ देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। केनिची देखता है उसे क्लब को किसी ने तहस नहस कर दिया है, हर जगह गमले टूटे पड़े हुए थे। ये देखकर केनिची काफी ज्यादा निराश होता है क्योंकि उसने काफी प्यार से उगाए थे। तभी वो अपने सामने मकाटो को देखता है जो कराटे क्लब का काफी स्ट्रॉन्ग मेंबर था। उसने उससे क्लब पार्टनर को पकड़ रखा था, साथ ही साथ उसे क्लब का ये हाल उसने किया था। ये देखकर केनिची को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने साथी को छोड़ने के लिए कहता है, मगर मकाटो उसकी एक नहीं सुनता। तब केनिची उसे फाइट करने के लिए बुलाता है। ये सुनकर मकाटो फील्ड में उतरते हुए उसके ऊपर पंच थ्रो कर देता है, मगर केनिची बड़ी आसानी से उसके पंचेस को डॉज कर लेता है। ये देखकर मकाटो शॉक्ड होते हुए उसे किक मारता है। तब केनिची काफी स्पीड से उसके पंच को डॉज करते हुए उसके सामने आकर उसे एक पंच मारता है, और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि मकाटो उसे देख भी नहीं पाता। केनिची का पंच इतना खतरनाक था कि मकाटो वहीं पे गिर जाता है। तब केनिची सोचता है मैं इसे पहली बार एक बार हरा चुका हूँ, मगर वो तो एक तुक्का था, मगर इस बार मैंने अपने बल पे हराया है। इसके जैसा गोरिल्ला मेरे एक पंच को खाकर ही बेहोश हो गया। उसके बाद उसे अपने मास्टर सकाकी की बात याद आती है कि उन्होंने कैसे उसे सिखाया था पंच थ्रो कैसे करते हैं। उनकी बातें याद करके वो मनी मन थैंक्स बोलने लगता है। तभी उसकी नजर अपने साथी पे पड़ती है, जिससे केनिची माफी मांगने लगता है क्योंकि सिर्फ उसके कारण ही उसके गार्डनिंग क्लब का यह हाल हुआ था। उसे माफी मांगते हुए देखकर उसकी साथी ब्लश करने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो केनिची को पसंद करने लगी थी। उसके बाद केनिची एक एक प्लांट्स को उठाने लगता है और उन सभी को बचाने की कोशिश करता है जिससे वो बचा पाए। फिर वो एक प्लांट को देखकर काफी खुश होता है क्योंकि वो बाकी सभी प्लांट से मुकाबले काफी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। पहले केनिची को लगता है ये प्लांट बेकार है और इस पर मेहनत करना भी बेकार है, मगर उसे अब एहसास होता है कि वो गलत था। ये प्लांट धीरे धीरे बड़ा हो रहा था जिस कारण इसकी स्टेम्स काफी मोटी हो चुकी थी और वो प्लांट काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। उसे देखकर केनिची मोटिवेट हो जाता है और उसे समझ आता है अगर वो ऐसे ही धीरे धीरे ग्रो करता है तो एक दिन काफी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ये बात एहसास करते ही केनिची अपनी ट्रेनिंग को काफी सीरियस ले लेता है और दिन रात एक कर देता है ट्रेनिंग करने के लिए। अब हमें केनिची के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ रैग्नारॉक के मेंबर्स केनिची को ढूंढ रहे थे और वो सभी केनिची की तलाश में उसके स्कूल पहुंच जाते हैं। ये देखकर केनिची डरकर क्लासरूम वाले अलमीरा में छुप जाता है और वहीं बैठकर चुपचाप ब्रेड खाने लगता है। स्कूल में तो वो कैसे न कैसे करके बच जाता है, मगर जब वो घर जा रहा था तभी उसे रैग्नारॉक का एक मेंबर घेर लेता है और उसे कहता है अब मैं तुम्हें पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाऊंगा, हो सकता है वो मेरा प्रमोशन
प्रमोशन कर दे मेरे से खुश होने के बाद। फिर होना क्या था, उन दोनों में फाइट शुरू होती है जहाँ केनिची उसे बराबरी की टक्कर दे रहा था। तभी वो बंदा चाकू निकाल लेता है जिसे देखकर केनिची डरने लगता है। उसे अपनी मौत आसपास दिखाई दे रही थी। तभी वहाँ पर म्यू एक एंजल की तरह आती है और उस बंदे को मारकर वहाँ से भगा देती है। और जब केनिची वापस एकेडमी आता है तब उसे अपने आप के ऊपर काफी शर्म आती है कि म्यू को उस बंदे से फाइट करके मुझे बचाना पड़ा, जबकि म्यू की रक्षा तो मुझे करनी चाहिए। तब उसके मास्टर उसके पास आकर कहते हैं अगर तुम किसी वेपन के खिलाफ फाइट करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें उस वेपन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी तुम उस वेपन से बच पाओगे। उसके बाद वो शिगुरु को कहते हैं केनिची को ट्रेनिंग दे, क्योंकि वहाँ पर शिगुरे ही वेपन्स के फील्ड में मास्टर थी। शिगुरे भी केनिची को ट्रेनिंग देने के लिए मान जाती है और एक वेपन लेकर उसे सिखाने जाती है। तभी म्यू उसे बीच में आकर रोक देती है और वो मनी मन सोचती है अगर ये इतने बड़े वेपन से स्टार्ट करेगी तो ये कहीं ये केनिची को मार ही ना दे। उसके बाद वो शिगुरे के हाथ में एक बड़ा सा चम्मच पकड़ा देती है एज अ वेपन, ताकि वो केनिची को उसे सिखा सके। मगर शिगुरे चम्मच को इतने फास्ट वे में यूज करती है कि केनिची के कपड़े फट जाते हैं। उन सभी का शोर सुनकर वहाँ पर ग्रैंडफादर आते हैं जो उनसे हंगामा का रीजन पूछते हैं। फिर वो सभी चीजों को देखने के बाद कहते हैं केनिची भले ही हाथ में चम्मच हो या फिर कोई तलवार, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम उस वेपन का यूज नहीं करते तब तक वो वेपन सिर्फ एक स्टील का टुकड़ा है। उसके बाद शिगुरे पेपर का स्वॉर्ड बनाकर केनिची से फाइट करना शुरू करती है और उसके द्वारा की जाने वाली सभी गलतियां बताती है। मगर बार बार सिखाने के बाद भी केनिची हार जाता है और जमीन पर थक कर लेट जाता है। तब ग्रैंडफादर उसे साहस और हिम्मत के बारे में बताते हुए कहते हैं जब तक तुम्हारे पास ये दोनों है तब तक तुम हार नहीं मानोगे। उसके बाद केनिची उनके बातों को सोचते हुए वहाँ से निकल जाता है, जहाँ वो रास्ते में सकाकी को ट्रेनिंग करते हुए देखकर उनकी बॉडी की तारीफ करने लगता है और अलग ही ख्याल में खो जाता है कि एक दिन उसकी भी बॉडी उनकी तरह ही होगी। तभी वहाँ पर उसके दूसरे मास्टर आकर उसे डिस्टर्ब करते हुए शॉपिंग पर लेकर चले जाते हैं, जहाँ वो खुद टायर पर बैठ जाते हैं और केनिची उन्हें पूरे रास्ते खींचते हुए ले जाता है। जहाँ केनिची को पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर रास्ते में उसे कुछ लड़कियां दिखती है उसके बगल से गुजरते हुए। तभी उसे काफी शर्म आने लगती है। फिर वो अपने मास्टर से पूछता है कि वो बेसिक ट्रेनिंग करना कब बंद करेंगे और उसका असली ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगा। ये सुनकर मास्टर कुछ जवाब नहीं देते और उसका टॉपिक चेंज कर देते हैं और कहते हैं बेसिक ट्रेनिंग से तुम कभी अपना पीछा छुड़ा नहीं सकते। तुम्हें पता है पहले के टाइम में लोग हमेशा बेसिक ट्रेनिंग पर ध्यान दिया करते थे और वो सभी मसल ट्रेनिंग से ज्यादा फाइट किया करते थे। ये कहने के बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कुछ गुंडे दो लड़कियों को परेशान कर रहे थे। तब केनिची नोटिस करता है ये तो वही गुंडा है जो उससे पहले भी पंगा ले चुका है। इतने में गुंडों का लीडर भी उसे पहचान लेता है और अपने साथियों से उन्हें घेर लेने को कहता है। इतने में ही मास्टर उस गुंडे का हाथ पकड़ कर डिसलोकेट कर देते हैं और कुछ देर में उसके हाथ को वापस से ठीक करके माफी मांग लेते हैं और कहते हैं मैंने गलती से तुम्हारे हाथ को डिसलोकेट कर दिया था। तभी वहाँ पर एक मोटा सा गोरिल्ला जैसा इंसान आता है जो मास्टर से लड़ने लगता है, मगर मास्टर उसे काफी अच्छे से लड़ते हुए केनिची को लेसन देने लगते हैं कि उसे किस माहौल में कैसे मूव्स को यूज करना है। तभी गैंग का जो लीडर होता है वो उन पर गन तान देता है, मगर मास्टर उससे बिल्कुल भी नहीं डरते और उसके पास जाने लगते हैं और फिर वो उसे एक पतली सी गली में लेकर चले जाते हैं ताकि वहाँ गोली चले भी तो किसी आम इंसान को ना लगे। उनका ये रूप देखकर वो गुंडे काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और वहाँ से अपनी अपनी जान बचाकर भाग लेते हैं। अब केनिची घर आकर सकाकी से मास्टर के बारे में पूछता है। तब वो कहते हैं ह्यूमंस के अंदर स्पेशली 3 तरह के मसल होते हैं, जिनमें से व्हाइट मसल तुम्हारी स्पीड को बढ़ाता है, रेड मसल तुम्हारे स्टेमिना और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और दूसरी तरफ पिंक मसल होता है उन लोगों के पास जिनके पास स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेमिना ये सब होता है। और तुम्हारे मास्टर के अंदर पिंक टाइप का मसल है। उन्होंने इतना ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग किया था कि उनके अंदर पिंक मसल आ गया है, इसी कारण वो इतने पावरफुल है। अब ये सब पता करने के बाद केनिची वहाँ से निकल जाता है, जहाँ रास्ते में उसे वही बुली मिलता है जिसने उसे चाकू दिखाकर डरा दिया था। तभी केनिची को ग्रैंडफादर की बात याद आती है कि अगर कोई इंसान अपने वेपन का यूज नहीं कर रहा इसका मतलब वो सिर्फ एक स्टील का टुकड़ा है। ये बात याद करने के बाद केनिची काफी साहस के साथ सबसे पहले तो उस गुंडे का ध्यान भटका देता है और जैसे ही वो गुंडा दूसरी तरफ देखता है वैसे ही केनिची उसके हाथों पर लात मारते हुए उसका चाकू नीचे गिरा देता है। उसके बाद वो उसे काफी पावरफुल पंच मारकर नीचे गिरा देता है। ये सब होता हुआ दूर से म्यू भी देख रही थी और वो केनिची को स्ट्रॉन्ग बनता हुआ देखकर काफी खुश होती है और स्माइल करने लगती है। अब हम अपाचाई को देखते हैं जो इस बात का ट्रेनिंग कर रहा था कि वो अपना पावर कम से कम यूज करे ताकि जब वो केनिची को ट्रेनिंग करवाए तब केनिची को जान से ना मार दे। वो बहुत से स्टैच्यू पर कम से कम अपने पावर का यूज करने का ट्राई करता है, मगर दुर्भाग्यवश वो अपने पावर्स का इतना यूज कर लेता है कि सभी स्टैच्यू वहाँ पर टूट जाती है। ये देखकर वो परेशान होते हुए बैठ जाता है और काफी ज्यादा सैड होता है। तभी वहाँ पर शिगुरे आती है और उसे मोटिवेट करते हुए स्टैचू दिखाती है जो अभी तक टूटा नहीं था। तभी शिगुरे नोटिस करती है उस स्टैचू पर भी क्रैक आ चुका है, मतलब वो स्टैचू लगभग टूटने ही वाला है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ केनिची की क्लास में वही टॉप 3 मेंबर पहुंच जाते हैं
हैं, जो उसे क्लासमेट को पकड़कर केनिची के बारे में पूछने लगते हैं, मगर वो सभी कुछ नहीं बताते। तब वो उन्हें मारने की धमकी देता है। फिर वो कहता है मुझे नहीं पता केनिची कहाँ पर है और वो मेरा दोस्त भी नहीं है। पता नहीं केनिची लंच होते ही कहाँ चला जाता है। वो किसी हवा की तरह यहाँ से गायब हो जाता है। अगर मुझे उसके लोकेशन के बारे में पता होता तो मैं उसके बारे में आपको बता देता। तभी उन मेंबर्स का ध्यान उसी अलमीरा पर जाता है जहाँ केनिची हमेशा छुप कर बैठता है, मगर उस अलमीरा को देखने के बाद भी उनके हाथ में सिर्फ निराशा लगती है। फिर वहाँ पर उन्हें एक डॉल मिलता है। वो डॉल ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर किसी ने काला जादू कर रखा है। उस डॉल पर एक नोट चिपका हुआ था जिस पर लिखा हुआ था केनिची रैग्नारॉक के मेंबर्स को एक एक करके नीचे गिरा देगा। ये पढ़ने के बाद तो उन तीनों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। अब हम केनिची को देखते हैं जो म्यू के साथ टेरेस पर होता है और अपाचाय के बारे में ही बात कर रहा था कि उसने केनिची को डॉल दिया था एज अ गुड लक चार्म, ताकि केनिची को कुछ ना हो और वो किसी से बिना पीटे घर आ जाए। ये बात याद करके म्यू कहती है अपाचाय कितने अच्छे हैं, भले ही वो बाहर से डरावने लगते हैं मगर वो तुम्हारे बारे में काफी सोचते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है सांप जैसे दिखने वाले बंदे की जिसका नाम हारू है, जो आते ही कहता है तुम कितने घटिया जगह पर छुप कर बैठे होते हो, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर ढूंढ सकता हूँ इसका मतलब वो सभी भी तुम्हें यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। ये सुनने के बाद केनिची वहाँ से जाने लगता है। तब हारू कहता है मेरे पास उकीता और तकादे के बारे में इन्फॉर्मेशन है। ये सुनकर केनिची इन्फॉर्मेशन मांगने लगता है मगर हारू उसे कहाँ बताने वाला था। तब केनिची उसे मारते हुए मांगता है क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तब हारू उसे बताने लगता है कैसे उकीते के पास किसी को भी उठाकर पटकने की पावर है। और वहीं दूसरी तरफ तकादे जो एक एक्स बॉक्सर भी रह चुका है और वो काफी अच्छी बॉक्सिंग कर लेता है और वो तुम्हारा कीमा भी बना देगा। ये सुनकर केनिची काफी डरने लगता है और वहाँ से रोते हुए एकेडमी की तरफ भाग जाता है जहाँ उसकी हार्ड ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जो कोई और नहीं बल्कि आपाचाय करवाने वाले थे क्योंकि आपाचाय भी एक बॉक्सर है और अभी केनिची आगे जाकर जिसका सामना करने वाला है वो भी एक बॉक्सर रह चुका है, इसलिए केनिची को बॉक्सिंग के बारे में पता होना जरूरी है। तब आपाचाय उसे बताते हैं वो जिस टाइप के बॉक्सिंग करते हैं वो पास्ट में इसलिए बनाया गया था ताकि वो किसी बॉक्सर को मार सके। एक टाइम था जब राजा ने एक आदमी को बंदी बनाया हुआ था और उससे कहा अगर तुम हमारे दुश्मन की आर्मी को हरा दोगे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। ये सुनकर उस बंदे ने सिर्फ दुश्मन को नहीं बल्कि उसके पूरे आर्मी को ही खत्म कर दिया, जिससे राजा काफी खुश होते हुए इस टाइप के बॉक्सिंग को काफी सपोर्ट करने लगे। फिर आपाचाय केनिची को बेसिक बॉक्सिंग के बारे में बताते हैं और उसे प्रैक्टिस करवाने लगते हैं। फिर उसे कहते हैं केनिची मैं तुम्हें जिस टाइप का बॉक्सिंग सिखा रहा हूँ वो बैन है, तुम ऐसा समझ लो जैसे इसे तुम रियल फाइटिंग में या फिर बॉक्सिंग रिंग में यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ज्यादातर एल्बो या फिर नी का यूज किया जाता है जो कि रिंग में बैन होता है और इससे तुम किसी की भी जान ले सकते हो। ये सुनकर केनिची काफी डर जाता है और ट्रेनिंग करने से पीछे हटने लगता है। ये देखकर ग्रैंडफादर उसे समझाने का ट्राई करते हैं जितने भी मार्शल आर्ट्स है वो अपने आप को बचाने के लिए है या फिर किसी की जान लेने के लिए बनाया गया है और तुम इससे किसी की भी जान ले सकते हो। ये सुनकर केनिची के अंदर मोटिवेशन आती है और वो आपाचाय से ट्रेनिंग लेने लगता है, मगर ट्रेनिंग लेते लेते वो इतना घायल हो गया था कि उसे लगने लगा था वो अब मरने वाला है। तभी वहाँ पर आकिसामे मास्टर आते हैं जो मेडिकल फील्ड में काफी अच्छे हैं और वो आकर केनिची के हार्ट बीट को वापस रिवाइव करते हैं, नहीं तो आज तो केनिची मर ही गया था। ये सब माहौल देखकर आपाचाय को अच्छा नहीं लगता और वो पार्क में चला जाता है ताकि वो अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सके। वहाँ जाकर वो कुछ बच्चों और कबूतर के साथ खेलने लगते हैं। तभी वहाँ से जाते हुए मास्टर सकाकी की नजर उस पर पड़ती है और वो सोचने लगते हैं ये कितना काइंड हार्टेड है, इसे बच्चे से लेकर कबूतर तक पसंद करते हैं। ये बाहर से कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए मगर अंदर से वो इतना ही सॉफ्ट है। अगर आपाचाय का पास भयानक नहीं होता तो आज उसे इतना सफर नहीं करना पड़ता और वो एक अच्छी सी लाइफ जी रहा होता। इधर आपाचाय से एक बच्ची पूछती है आप इतने सैड क्यों दिख रहे हो। ये सुनकर दूर खड़े सकाकी को भी काफी बुरा लगता है कि आपाचाय किसी का भी भला चाहता है, तब भी वो गलती से किसी इंसान का बुरा कर देता है। अब हम केनिची को देखते हैं जो कि बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर रेडी हो जाता है। उसे तो याद भी नहीं था कि कल वो आपाचाय के हाथों से मरने से बचा था। वो अपनी ट्रेनिंग को लेकर काफी सीरियस दिख रहा होता है। दूसरी तरफ आपाचाय काफी सैड होकर बैठा हुआ था। तभी उसके पास ग्रैंडफादर आते हैं जो उससे कहते हैं अगर तुम्हें अपने पावर को काबू करना है तो तुम्हें सबसे पहले केनिची को एक छोटे बच्चे की तरह देखना होगा। तुम्हें उसे ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे तुम पार्क में उन छोटे बच्चों के साथ करते हो। ये सुनकर वो मोटिवेट हो जाता है और केनिची को ट्रेनिंग देने के लिए चला जाता है। अब हम उसे केनिची को ट्रेनिंग देते हुए देखते हैं जहां वो पहले तो अपने पावर्स को कंट्रोल में रखता है मगर कुछ देर बाद ही वो अपने पावर के ऊपर से कंट्रोल खो बैठता है और केनिची के ऊपर अपने फुल पावर से अटैक कर देता है। ऐसा लग रहा था जैसे ये पंच पड़ते ही केनिची मर जाएगा और इनके ट्रेनिंग को सभी मास्टर्स बड़े ही हैरानी से देख रहे थे। इधर अब हम आपाचाय का पास देखते हैं जहाँ से हमें पता चलता है
पहले जब आपाचाय बच्चा था तब वो अंडरग्राउंड एरिना में फाइट किया करता था, जिस कारण उसे हर दिन सरवाइव करने के लिए फाइट करना पड़ता था। इस कारण वो धीरे धीरे अपने पावर से कंट्रोल खोता गया। उस एरिना में जिंदा रहने के लिए सामने वाले ओपोनेंट को मारना पड़ता था, जिस वजह से वो एक वेपन की तरह तैयार हो गया था। इसी कारण वो अपने पावर्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता। इधर आपाचाय केनिची को वो पंच मारने ही वाला था, तभी उसके आंखों के सामने उसी छोटी बच्ची की झलक आती है जो उसे पार्क में मिली थी। उसके बारे में सोचते हुए आपाचाय अपना पंच दूसरी तरफ मारता है, जिस कारण आज केनिची मरते मरते बचा था। ये सब देखकर सभी मास्टर्स डिस्कस करने लगते हैं। ये पहली बार है जब आपाचाय ने अपने पावर्स को कंट्रोल किया है। तब सकाकी कहते हैं, मुझे आपाचाय के लिए काफी बुरा लगता है। उसका पास सही में बहुत बेकार था और उसने बहुत कुछ सहा है। ये सुनकर ग्रैंडफादर उसे चिढ़ाते हुए बोलते हैं, तुम आजकल आपाचाय से काफी क्लोज आ गए हो और तुम्हें उसकी चिंता भी हो रही है। तब सकाकी पहले तो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, मगर अगले ही पल वो कहते हैं, जब तक मैं आपाचाय के हंसने की आवाज नहीं सुन लेता तब तक मेरे से खाना खाया नहीं जाता। वो अब मेरा अच्छा दोस्त बन चुका है। उसका पास भले ही काफी दर्दनाक था, मगर मैं उसके साथ प्रेजेंट में ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। इधर केनिची ये सब देखकर काफी खुश हो रहा था और कहता है, मुझे आपका पंच दिखाई नहीं दिया, ऐसा लग रहा था जैसे ही मेरी मौत आ चुकी है। तब आपाचाय कहते हैं, अगर तुम्हें अपने दुश्मन के नेक्स्ट मूव को जानना है तो तुम्हें उसके कंधे को देखना चाहिए। ये देखकर तुम उसके नेक्स्ट मूव को जरूर प्रिडिक्ट कर पाओगे। ये सुनकर केनिची हमें जवाब देता है। दूसरी तरफ हम रैग्नारॉक को देखते हैं, जहाँ वही टॉप 3 मेंबर्स अपने से हाई रैंक वाली बॉस से कहते हैं, बॉस हमें सिर्फ 2 दिन का और टाइम दे दो, उसके बाद हम केनिची को आपके सामने पक्का ले आएंगे। वहाँ पर एक और मेंबर होता है जो उस लेडी बॉस की कुछ खास बात नहीं मानता और अपनी ही बात चलाता है। इधर हमें पता चलता है उस लेडी बॉस के ऊपर भी कोई है, मतलब उसका भी बॉस है, जिसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है। अब हम दूसरी तरफ केनिची को देखते हैं, जिसका सामना म्यू से होने वाला था। ये सब कोई और नहीं बल्कि सभी मास्टर्स मिलकर करवा रहे होते हैं, मगर केनिची ठहरा एक अच्छा लड़का। वो म्यू पर हाथ उठाने से भी मना कर देता है, मगर सकाकी उसके ऊपर चढ़े हुए थे कि उसे फाइट करना है तो करना है। मगर केनिची भी अपने जिद पर अड़ा था कि वो म्यू पर हाथ नहीं उठाएगा। ये सब देखकर म्यू को अच्छा लगता है कि वो एक अच्छा लड़का है, जिस कारण वो किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाना चाहता। मगर ऐसा सिर्फ मुझे दिखता है, मगर उसके दुश्मन को तो ये एडवांटेज लगेगा, जिसका फायदा उठाकर वो केनिची को कूट देंगे। ये सोचकर म्यू केनिची पर हमला कर देती है और वो उसे लात पे लात मारने लगती है, मगर केनिची म्यू के ऊपर एक भी पंच थ्रो नहीं करता। तब उसे ग्रैंडफादर समझाते हैं, अगर वो ऐसे ही करता रहा तो मैच में मर जाएगा म्यू के हाथों से। अगर तुम अपने पार्टनर के साथ फाइट नहीं करना चाहते हो, इसका मतलब तुम अपने पार्टनर का अपमान कर रहे हो और तुम्हें ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। तुम्हारी पार्टनर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फाइट कर रही है और अगर तुम म्यू को सिर्फ एक लड़की समझते हो तो उससे फाइट करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम कितने पानी में हो। ये सुनकर केनिची को उनकी बात समझ आती है। फिर वो काफी जोश में आकर म्यू पर हमला करने जाता है, मगर कुछ देर बाद हमें वो जमीन पे पड़ा दिखाई देता है, जिसकी हालत काफी बेकार होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इस वीडियो का लाइक है मैं 2K। अगर इस पर लाइक एम पूरा हो गया तो इसका नेक्स्ट एपिसोड लाऊंगा, नहीं तो मैं इस एनीमे को यहीं पर रोक दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।